ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। तो देखने में बड़े एक व्यक्ति जैसे वो दिखते रहे, वो साधारण हाथ मात जो दिखते रहे, लेकिन वो बात व्यक्ति ही नहीं रहे, वो एक समूची संस्था रहे, एक समूची परंपरा रहे। इसलिए देश की चेतना जिसमें तमाम पुरानी धारा है उसका संविधान किया। बार बार वंदन अभिनंदन। बच्चों, शाश्वत जीवन मूल्यों को धारण किए बिना न तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, न ही कोई देश और समाज आगे बढ़ सकता है। ऐसे उन शाश्वत जीवन मूल्यों को
केवल उपदेश में दूसरों को समझा देना ये सरल हो सकता है, लेकिन उसे अपने आचरण में उतार कर अपने आचरण से दूसरों को दीक्षित करना, समूचे देश ही नहीं सारे संसार को एक रास्ता दिखाना कि हम एक मानवीय मूल्यों के माध्यम से भी वो सब कुछ कर सकते हैं जिसको विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने अपने ताकत के अखंड भंडार खर्च करके किए। ये दोनों महापुरुष अद्भुत वरेण्य हैं। ये प्रातः वंदित है, इनके अभिनंदन से ऊर्जा मिलती है। इनको याद कर लेने से रक्त प्रवाह बढ़ जाता है हम सबका। ऐसे महापुरुषों की चरण धूल जिस देश के कोने कोने में हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के नवयुवकों को लगातार आगे बढ़ते रहने की सब प्रेरणा प्रदान कर रही हो, वो देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में हमको जन्म मिला जहां ऐसी विभूतियां हमें लगातार ओजस्वित करने के लिए अवतरित होती रही। सारा विश्व इन महापुरुषों के गुणगान करता है, इनके जैसा बनना चाहता है, इनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहता है। हम कितने धन्य हैं कि जिनके बताए रास्तों पर संसार चलना चाहता है। ऐसी शख्सियतें हमारे ही देश में जन्मी हैं, हमारे ही घर की हैं, हमारी अपनी। ये देश न जाने कितने दिनों से दास्ता का शिकार रहा, न जाने कितने स्तर की दास्ता रही। केवल अंग्रेजों ने ही नहीं 300 वर्षों तक यहां राज्य किया। आप इस भारत देश की संस्कृति के विकास की परंपरा का अध्ययन जब भी करेंगे तो ये पाएंगे उसके पहले भी बहुत सारी शक्तियां इस देश में आती रही और इस देश को पददलित करती रही। अंग्रेज कुछ ज्यादा विकसित, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे, कुछ ज्यादा सुविधा संपन्न होकर आए तो इस देश का अधिकतम दोहन किया उन्होंने। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति जिसने विश्व के सारे देशों तक में अपना साम्राज्य फैला रखा हो, जिसके लिए कहा जाता था कि उसका सूरज ही कभी नहीं डूबता है, ऐसी महाशक्ति को इस देश से बाहर निकाल फेंकना ये कोई साधारण बात नहीं थी। हथियारों की कमी नहीं थी उन अंग्रेजों के पास, तकनीकी की कमी नहीं थी। विश्व के सारे देश लगभग उनके थे, सारी सेनाएं उनकी थी। उनसे हथियारों से, पारंपरिक जो हथियार है उनसे लड़ करके हम कभी नहीं जीत सकते थे। गांधी जी ने नए अस्त्र ला करके नए तरीके से युद्ध लड़ने का एक नया संसार तैयार किया, एक नया रास्ता दिखाया जहां हमारे मूल्य ही हमारे हथियार हो गए, जहां हमारी अच्छाइयां ही हमारा हथियार हो गई, जहां हमारी विनम्रता ही हमारा हथियार हो गई। किसी भी धातु के हथियार, किसी भी विध्वंसक
शब्दों को अपने साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन मूल्यों को इस तरह से सहेजा गया, इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि सारा देश गांधी जी के साथ पीछे पीछे चल पड़ा। और एक दिन ऐसा भी आया कि उन्हीं हथियारों के बल पर जहां न ढाल दिखाई पड़ती थी, न तलवार दिखाई पड़ती थी, इसी के बल पर वो अंग्रेज जो विश्व में सबसे शक्तिशाली थे, आधी रात को इस देश को छोड़ करके भाग जाना पड़ा। ये आधी रात को कोई भागे कहीं से तो आप खुद सोच लो कि कितनी बड़ी ताकत उन लोगों ने महसूस की होगी कि यदि अब हम और रुके तो फिर हमारी खैर नहीं। दिन में भागना और रात में भागना दोनों में बहुत अंतर होता है। लगभग 70 सालों से इस आजाद देश में हम रह रहे हैं। आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज सब कुछ अपना अपना लगता है, लेकिन ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई है, इतिहास के पन्ने इन विवरणों से भरे हुए। आज के इस अवसर पर इतिहास के उन्हीं कुछ बिंदुओं को रेखांकित करते हुए इन दोनों शख्सियतों के बारे में बड़े कम शब्दों में हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं अपने बड़े भाई आदरणीय पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के इस अवसर पर 2 शब्द हमारे बच्चों से बताएं। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षक वर्ग, प्यारे बच्चों और बच्चियों, सर्वप्रथम हम देश के 2 महानायकों बाप और बेटे को अपना श्रद्धा समर्पित करते हैं। इतिहास का शायद यह पहला उदाहरण है कि किसी भी देश में उसके राष्ट्रपिता और उसके लाल की जयंती एक साथ मनाई जाती है। बच्चों, गांधी जी के बारे में सब जानते हैं। आज लगभग सभी के जेबों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रतिरूप है, एक दुबला पतला आदमी लाठी लिए हुए सभी के आंखों के सामने दिखता है। गांधी जी जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, गुलामी के दौर में हुआ था। इनके जीवन परिचय के बारे में सामान्यतः आप लोगों को पता ही होगा। आज हम इनके दूसरे पक्ष की चर्चा करते हैं। गांधी जी ऐसी शख्सियत थे, पूरे देश को खड़ा कर दिया। जहां बड़े बड़े सूरमा पीछे हो जाते हैं, वहां एक दुबला पतला आदमी पूरे देश को अपने पीछे खड़ा कर लेता है। इसके बारे में एक छोटी सी घटना हम बताना चाहेंगे। 1931 का दौर था, अंग्रेजों का शासनकाल था। गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं, वहां के राजा किंग जॉर्ज का बुलावा आया था मिलने के लिए। बहुत इनके बारे में सुना था कि भारत में दुबला पतला आदमी पूरा अंग्रेजों को हरा कर रख दिया है, अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया। और इंग्लैंड आज का इंग्लैंड नहीं, उस दौर का था जब 2/3 देश, विश्व के 2/3 देश उनके कब्जे में थे। या कह लो पूरे विश्व पर ज्यादातर 43 देशों पर उसका अधिकार था। उस देश के राजा के सामने मिलना सरल बात नहीं थी। तो लोग राजा को नहीं देखे होगा, लेकिन फिल्मों को देखे होगा। राजाओं के सामने, राजा के सामने कोई सर उठाकर नहीं बोलता था।
सर उठा के कोई बात नहीं कर सकता था। उस जमाने में गांधी जी जब राजा से मिलने जाते हैं तो किसी भी राजा से मिलने जाओगे, आज के जमाने में राजभवन का राज्यपाल से मिलोगे, राष्ट्रपति से मिलोगे, सामान्य प्रोटोकॉल होता है। उनका व्यक्ति आता है, उनका सचिव आता है, पहले आपसे बताएगा आपको कैसे मिलना है, उससे दूर रहना है, टच नहीं करना है, कैसे कपड़े पहन के जाना है। गांधी जी के सब प्रक्रियाएं बताएगी। गांधी जी गेट पर पहुंचे, उनका व्यक्ति आपको मिलता है कि आपको कोट पहनना है, कौन सा शर्ट पहनना है, लेकिन देखता है गांधी जी ने सामान धोती पहने हुए। जाकर राजा से बताता है, अरे राजा साहब वहां दरबार जो गेट पर है वो तो अधरंगा है, नंगा आदमी है, ये धोती पहना हुआ है। कहते अच्छा, हमने तो सुना था, चर्चिल ने बताया था, भारत का जो गवर्नर जनरल था वहां का उनका प्रधानमंत्री जो था उसने बताया था कि वहां अधरंगा फकीर रहता है जो अंग्रेजों को परास्त किए हुए। उन्होंने कहा ठीक, आने को देखते हैं। उनको मजाक सोचा और गांधी जी को बुलाते हैं। मजाक के मूड में कहता है, अरे मिस्टर गांधी, आपके कपड़े कहाँ हैं? आप तो अधरंगे। तो गांधी जी का जो जवाब था वो सुनो। गांधी जी ने बहुत शांत स्वभाव में आंख से आंख मिलाकर जवाब दिया, महाराज हमारे देश के सभी कपड़ों को लूट कर तो आपने पहन लिया है, मेरे पास कपड़े कहाँ बचे? मेरे देश के पास कपड़े नहीं बचे। ऐसी महान शख्सियत थी गांधी, जो एक ऐसे राजा से नहीं डरी जो पूरे विश्व पर शासन करता। और आज चंद लोग जो है गांधी जी के कैरेक्टर भारत, आज के लोग तो बहुत ऐसे लोग हैं जो गांधी जी को मारने वालों को देशभक्त कहते हैं। अपने अपने विचार है। वो ऐसा देशभक्त था जिसने गांधी को मारा था कि 80 साल के आदमी को 3 गोलियां मार दिया और वो बहादुर हो गया। 27-28 साल का व्यक्ति एक 28 साल के बूढ़े को राम नाम जपते हुए गोली मार दे और वह बहादुर, उसे देशभक्त कहा जाता है। ऐसा हमारा देश। फिर कुछ लोग अगर बहादुर होते तो आजादी के पहले थे, किसी अंग्रेजों को मार के दिखाते, अंग्रेज अधिकारी को, किसी गवर्नर को मार के दिखाते तो हम जानते लेकिन एक बूढ़े आदमी को मारते हैं और उसको राष्ट्रभक्त कहा जाता है। और गांधी जी की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी उन्हें अपने पॉकेट में रखता था जैसे भगवान को रखा जाता है। आज उसकी शख्सियत ऐसी है कि 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसका धर्म अहिंसा हो, जिसका कार्य सत्याग्रह हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उनके किसी एक गुण के बात भी नहीं छोड़ पाएंगे उस पर कमेंट करते हैं। हम धन्य हैं कि हम ऐसे महापुरुष के देश में रहते हैं। और उसने अपने पूरे कार्य को अपने आचरण में सजोकर दिखाया। आज के नेता है कहते दूसरा और कहते दूसरा। 1921 की घटना है जब उसने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा दिया था गांधी जी। असहयोग आंदोलन में पड़ा होगा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार की बात की थी तो वहां के से सुनते थे छात्रों के आंदोलन में छात्रों का एक समूह था। वहां पूछा कि गांधी जी जो खादी आश्रम है इसके कपड़े बहुत महंगे हैं, हम कैसे पहने और विदेशी वस्त्र सस्ते हैं। उन्होंने कहा कम कपड़े पहनो। कहा कपड़े कैसे कम पहनो शुरू करते हैं। और वहीं तो उन्होंने कपड़ा पहनना कम कर दिया और एक ही धोती को पहना और उसे ही ओढ़ा। पूरे जिंदगी तक एक करके दिखाया। ऐसा व्यक्तित्व था उसका। और उन्हीं के अनुसरण करने वाले दूसरे व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, 5 फुट 4 इंच का व्यक्ति। ऐसा प्रधानमंत्री जो शायद इतिहास में कभी होता हो। सामान्य कार्यकाल 18 महीने का सामान्य कार्यकाल था। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी का लंबा शासनकाल था। IIT IIM दिया, बहुत संस्थाएं दी। इंदिरा गांधी ने हरित में बहुत कुछ किया। लेकिन एक ऐसा शख्सियत जो 1904 में भारत में जन्मा, जिसे देश का लाल कहा जाता है, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का पूरा नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। उन्होंने अपने जात शब्द श्रीवास्तव को हटा दिया।
जब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि और अपने नाम के आगे श्रीवास्तव लगा फटाफट हटाकर शास्त्री लगा दी। इनके राजनीतिक कार्यकाल की बात करते हैं। जब ये उत्तर प्रदेश सरकार में गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जब ये परिवहन मंत्री बनाएंगे तो पहली बार इन्होंने यहाँ पर बसों में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति, एक पहला अनोखा प्रयोग किया। गृह मंत्री के रूप में जब केंद्र सरकार में थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की सरकार, तो वहां जो है इन्होंने काफी अच्छे कार्य किए और उन्हीं की सादगी, उनके कार्यों को देखने के उपरांत जवाहरलाल नेहरू के बाद इनको भारत का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया और इसका कार्यकाल भी पहली बार देश किसी दूसरे देश को पराजित किया। इसके पहले 1965 में चीन ने आक्रमण किया था, हमारा देश पराजित हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान की बात आती है, कश्मीर में कबायली आक्रमण करते हैं तो पाकिस्तान में घुसकर मारा जाता है और उसमें प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। हमारे जनरल जब इससे बात करते हैं कि क्या करें, हम कबायली जो है आते ऊपर से और भाग जाते हैं, हम मार ही नहीं पाते, हमारी सेनाओं को मार देते हैं, हमारी जनता को मारते हैं। तो इसे कहा कि मारो उनको, पुकारा वो भाग जाते हैं, सेना पार सेना में पार करके मारो, बॉर्डर पार करके मारो, हम अपने देश के लोगों के बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा था तो वार हो जाएगा, कहा है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चाहे वार करना पड़े चाहे जो करना पड़े मारो, और परिणाम हुआ लाहौर तक जो है भगा दिया गया। अंत में महासत्तियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और 1966 में रूस में जाकर जनरल अयूब खान उनका समझौता होता है रूस, और उनकी मृत्यु में भी संशय है। कहते हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई और कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कैसे मृत्यु उनका अभी तक कारण निश्चित नहीं और 1966 में इनका शासक में मृत्यु हो जाती। ऐसे ही दोनों महान सत्य आज के दिन हम ऐसे दोनों महान सत्यों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल जी को। बच्चे आवाज न करें, पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए। कई उदाहरणों के माध्यम से आपने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। इन दोनों महापुरुषों के बारे में बच्चों के ज्ञान में श्रीवृद्धि की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के इस पुनीत पावन अवसर पर अपने विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य श्री पांडे जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आज के अवसर पर हमारे बच्चों को अपने आशीष से अभिषेचित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानाचार्य। सब कुछ बोल दे में क्या दिक्कत है? बुखार सरस्वती की इस प्रांगण में आयोजित गांधी जयंती के अवसर पर आए हुए सभी छात्र छात्राएं और अध्यापक कर्मचारी बंधुओं को साधुवाद है। आज के दिन कहा जाता है प्रेम की धारा बहती है जिसके दिल में, चर्चा उसी की होती है हर माथे। आज जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को मना रहे हैं, सर्वप्रथम अपने देश के राष्ट्रपिता कह लें या अंतर्राष्ट्रीय पिता कह लें, आज के दिवस में एक पिता और एक देश के लाल, देश के पुत्र की जयंती। हम सभी को, दोनों विभूतियों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के महानायक को हम वंदन, अभिनंदन और नमन करते हैं। गांधी जी के बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है।
मैं अकेला चला था मंजिल जाने, लोग आते बदले और कारवां बनता चला। ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन के मूल्य को परखा। आप जानते हैं, छोटे बच्चे हैं, गांधी के आदर्श क्या क्या थे मैं आपको बताता हूं। अभी आपने गीत गाई रघुपति राघव राजा राम, सीताराम राजा राम। एक ऐसे व्यक्तित्व की बात है जिसका मंचन इस समय नवरात्र के दिनों में हर दिन हो रहा है, हर गांव में हो रहा है। मतलब नैतिकता के प्रयास, राम जी का जो कल्पना, राम जी का जो आदर्श, उन्होंने उसका नाम दिया स्वराज, राम राज। अगर कोई पूछे कि राम राज की परिकल्पना किसने की, किसने की? गांधी जी। यह उनका स्वराज है। आपके अंदर आदर्श जो है राम जी के हों, नैतिकता राम जी की। एक तो ये हो गया। गांधी जी ने सत्य के लिए आदर्श किसको माना? कोई बता सकता है कुछ? गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य के लिए आदर्श किसको माना? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने सत्य के लिए आदर्श माना। चलो इसमें फेल हो गए। अब बताओ, राजा गांधी जी ने सेवा भाव के लिए आदर्श किसको माना? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार जैसा पुत्र, श्रवण कुमार जैसा सेवा भाव, श्रवण कुमार जैसा आदर्श गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन में करके दिखा। आज के दिन पर हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों को सादर नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में होती है। आपको आश्चर्य होगा, गांधी जी की प्रतिमा विदेश में कम से कम 150 देशों में लगाई गई है। जिस इंग्लैंड और अमेरिका की शक्तियों के नीचे हमारा देश गुलाम था, गांधी जी का आज तस्वीर और फोटो, उनके आदर्श हर देश में विराजमान है और उनके राष्ट्रपति उनके साथ अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जहां तक राजनीतिक सफर है, अभी पटेल जी ने बताया जल के बारे में। आप हाई स्कूल के छात्र हैं, एक क्वेश्चन पूरे छात्रों से है, गांधी जी का आगमन भारत में कब हुआ? गांधी जी का आगमन भारत में कब हुआ? कोई छात्र बता दे। ये मैंने जन्म नहीं पूछा, मैंने पूछा जब इंग्लैंड गए तो गांधी जी लौट करके इंग्लैंड गए, लौट करके कहीं से आए। 1915 में भारत की राजनीति में पदार्पण करने वाला शख्सियत वह व्यक्तित्व दूसरा कोई नहीं, गांधी जी थे। जिसमें हमारा देश धर्म दल और धर्म दल के बीच में बटा हुआ था, भारतीय जनता धर्मित थी, आपस में हम लोग लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं थी। उन एकता को पिरोने वाला यदि भारत का कोई शख्सियत, कोई व्यक्तित्व है तो वह गांधी जी थे। पूरी की पूरी घटना आपको याद होनी चाहिए। 1915 में आकर के दोनों दल को मिलाना और लास्ट में चाहे चंपारण हो या केला हो या अहमदाबाद के जो आंदोलन से उन्होंने शुरुआत की, चंपारण से। हाई स्कूल के छात्र को जानना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है पेपर में समाज विज्ञान के। तो जब तुम छात्र होकर गांधी जी के बारे में नहीं जानते हो, जो कि मतलब पढ़ाया जाता है, तो ये देश गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों को क्या समझेगा? गांधी की निंदा करना आसान है, समझना कठिन है और चलना दुष्कर। निंदा आसान होता है, उधार कर दिए, समझना और कठिन है। और गांधी के सत्य और ईमानदारी और अहिंसा के सिद्धांत पर चलना बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो पहले उनके मार्ग पर चलो, फिर गांधी जी जैसे व्यक्तित्व का अध्ययन निंदा करो। पूरे राजनीति के जनमानस को, हिंदू मुस्लिम एकता को एक सूत्र में पिरोना और 1915 से अगर भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं
तो 1915 से 1947 का जो युग लिखा जाता है इतिहास के पन्नों में वो गांधी का युग होता है। तो दिशा और दशा दोनों राजनीति इन्होंने बदल दी, भारतीय दिशा और भारतीय राजनीति सभी को एक झंडे में करवाया और ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने एकता में हिंदुस्तान को ला करके और उनको जड़ से उखाड़ करके और किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। 5 शब्द उनके हैं, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, प्रेम और स्वराज। सत्याग्रह एक व्रत है, सत्य उनका प्रेम है, अहिंसा उनका अस्त्र है। क्योंकि गांधी जी मानते थे कि जो आपका साध्य हो और साधन हो दोनों पवित्र हो। साधन का मतलब जिससे आप लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, परीक्षा में आप बैठते, आपका साध्य है अच्छे अंक की प्राप्ति। अगर आप अपने ज्ञान से परीक्षा देते हैं तो साधन पवित्र है। अगर देखे कि गुरु जी बाहर गए और नकल कर ले तो साधन क्या है? अपवित्र। तो कितने लोग ऐसे जो साधन पवित्र रहते परीक्षा देते हैं? मैं छोटी छोटी बातों से समझा रहा हूँ गांधी जी के विचार में। भारत के पास इतनी तोपें, मिसाइलें, बंदूकें नहीं थी कि अंग्रेजी हुकूमत का सामना कर सके और ब्रिटिश की हुकूमत को अपने एक अस्त्र से, अहिंसा से और उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसे शख्सियत की बात आप हो रही, ऐसे शख्सियत के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी की उनके संकल्प की बात करते हैं। वाजपेयी जी की लाइन है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत हुए, कभी भयभीत नहीं हुए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कब तक कब पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं ठानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं ठानूंगा। 1920 का असहयोग आंदोलन यदि वापस हो गया चोरी चोरा कांड के कारण से, तो उन्होंने अपना संकल्प को तोड़ा नहीं, अभी भी हार नहीं माने और सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन में अंततः कह दिए डू और डाई, करो या मरो। तो हार नहीं मानी, मैं हार नहीं ठानूंगा। ब्रिटिश हुकूमत से कभी झगड़ा लड़ाई किया, हिंसा का विरोध नहीं किया। आज ऐसे शख्सियत की बात हो रही है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महानायक हमारे अंतर्राष्ट्रीय पिता की बात हो रही है, जिन्होंने आपको आदर्श, मूल्य, संस्कार, विरासत में दिया। तो उनके मार्ग को चलना, चल के सिखाओ तो निंदा करना आसान होता है, कर्म करना कठिन होता है। अपने आईने में झांक कर देखो, तुम जिस व्यक्ति की निंदा कर रहे हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तुम कितना सही हो, वो दिमाग, वह दिल, आपका अंतर्मन उत्तर दे देगा क्या कहाँ राइट है कहाँ राइट। आपने डार्विन का नाम सुना, आइंस्टीन का नाम सुना। आइंस्टीन ने कहा आने वाली पीढ़ी शायद ही कोई याद करेगी कि कोई हाड़ मास का व्यक्ति पृथ्वी पर उतरा। आइंस्टीन जैसा विज्ञानी। गांधी भी वैज्ञानिक थे, कोई बता सकता है क्यों? मैं कहता हूं गांधी जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली ए नेशन। क्यों थे? आइंस्टीन, डार्विन, न्यूटन ने आपको यंत्र दिया, सिस्टम दिया। गांधी जी ने आपको तंत्र दिया। Which is difference between Darwin and Gandhi? तंत्र का मतलब सिस्टम। ये राधा कृष्ण की लाइन है कि he was one of the best innovator। इनोवेटर माने क्या होता है? आविष्कार। तंत्र दिया, सिस्टम दिया कि कैसे देश को आप चलाएंगे सत्य के मार्ग से, इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर के माध्यम से, समता मूलक समाज के माध्यम से, आपसी भेद, आपसी जो घृणा
इनको मिटाना, आपस में सौहार्द रखना। आए नहीं शिकायत होती है विद्यालय में, ये हमको मारे वो हमको मारे, ये सब गांधी जी के दुश्मन हैं। कोई किसी को मारता या पीटता है, इसका मतलब कि दोनों के विचारों में घृणा का बीज अंकुर ले रहा है, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। और गांधी जी ने विद्यार्थी धर्म जो बताया, शिक्षा को अनुशासन से जोड़ा और धर्म को हृदय की अभिलाषा से। शिक्षा अनुशासन का मतलब यदि कोई छात्र अनुशासित नहीं है तो उसके मानव मस्तिष्क में शिक्षा कभी आ ही नहीं सकती। जैसे ये लड़की बोलिए करिए। दूसरा सीख आपको कौन मिला कि गांधी जी केवल सिद्धांत की बात नहीं करते थे, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। मान लो आपका लक्ष्य है, सभी लोग सपना पाते हैं, खासकर 9 से 12 के छात्र, आने वाले जीवन में मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, सपना देख करके सो गए। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन लिखी हुई है ना प्रशासनिक भवन के सामने, किसी को याद है? सपने सोते हुए नहीं देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, और सपने वही होते हैं जो आपके अंदर बनती क्रिया होती है। सपना कौन देखता है? तुम ही देखते हो। तो जो सपना तुम देखते हो उसको पूर्ण करने का प्रयास तो करो। ऐसी दुनिया की कोई भी मंजिल नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सके, यदि आपके अंदर डिटर्मिनेशन, डिवोशन विद ड्यूटी हो। डिटर्मिनेशन से माने आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, डिवोशन माने श्रद्धा, और ड्यूटी माने कर्तव्य। ऐसा कोई भी मंजिल नहीं। जो इंसान ऊंचे मैदान पर जाता है वो भी मनुष्य होता है, वो भी हाड़मास का बना होता है। और आप में भी वही ताकत है जो ईश्वर ने दिया। God has provided equal power to every human being. If you express, you can win. If you hide, you cannot win. यदि आप एक्सप्रेस करते हैं आप जीतते हैं, यदि आप छिपाते हैं आप जीवन भर भटकते रह जाते हैं उस मंजिल की तरह जो मंजिल के पास पहुंच नहीं पाता। तो आज के दिवस में मैं सभी छात्र छात्राओं को एक बार पुनः साधुवाद देता हूँ, अपने अध्यापक कर्मचारियों को। अभी यह सभा समाप्त नहीं है, हो सकता है कि कोई प्रेरणा लेकर कुछ बोलना चाहे, तो जनरल मैं ओपन बोल देता हूँ। कोई भी छात्र छात्रा यदि अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, वो आकर के चौधरी जी को नाम लिखा दें। संक्षिप्त कार्यक्रम 15 या 20 मिनट अभी चलेगा। इसके बाद एक जीवन के संकल्प के साथ आप जाएं कि जो भी आपके मनोवांछित अभिष्ट लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद।